Welcome back, my dear students. Today we are going to study the इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जितने भी जेई मीन्स और नीट में क्वेश्चन आते हैं, अगर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से कर लेंगे तो आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. इसमें हम वन बाय वन चलेंगे. जैसे पहले हम आपको बता दें एरिया वेक्टर क्या होता है, दूसरा हम आपको बता दें सॉलिड एंगल क्या होता है, उसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर ये क्या है? एरिया इज कंसीडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल. जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन व्हाइट बोर्ड है, इसका एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल टू दिस सरफेस. अगर इस सरफेस की बात करें, अगर पीछे वाली की बात करें तो इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा. ठीक, जैसे हमारा ये हाथ है, अगर हम ये एरिया है इसका, अगर ये वेक्टर इसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल. अगर हम पीछे कर लें, ये भी तो एरिया है, इसका क्या होगा डायरेक्शन? आउटवर्ड नॉर्मल. ठीक है, क्या होगा? लेट अस कंसीडर हमारे पास एक सर्किल है ऑफ रेडियस आर. ठीक, तो एक चीज बताइए, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? नॉर्मल टू. या हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? नॉर्मल टू अपर सरफेस का. अगर लोअर सरफेस का बोलेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, वो भी डाउनवर्ड होगा. ये भी एरिया है, ये भी एरिया वेक्टर है. जैसे हमने क्या कहा, आप इसको भी लिख सकते हैं. यूनिट वेक्टर ए कैन बी रिटन एज वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए. तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए कैन बी रिटन एज यूनिट वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर. इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? या मान लीजिए यही आपके पास एक एरिया है, मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, ये ओ ए बी सी. ओ ए क्या है? अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप सिंपल बोलेंगे इसके एरिया के एरिया वेक्टर क्या होगा? इट कैन बी रिटन एज ओ ए वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ए ओ बी. होगा कि नहीं होगा? आपको मालूम है कि ये तरीका क्या है? जब आपने वेक्टर पढ़ा था तो इस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता था? अगर दो वेक्टर दिए उसका क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकाल सकते हैं. या इसी को आपने इसको ए बोला वेक्टर ए, ये बी हो गया, तो जो एरिया वेक्टर ये होगा क्या होगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. निकालने का तरीका है कि नहीं? तो ये आपके एरिया वेक्टर हो गए. और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा? दैट इज द आउटवर्ड नॉर्मल. क्या उसको बोलेंगे? जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा उसको क्या कहेंगे? वो इसका एरिया वेक्टर होगा. ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब आइए एक टर्म होता है सॉलिड एंगल. क्या यूज करते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल. कौन सा एंगल? सॉलिड. आपको याद होगा आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ी. क्या क्या था? सातों फंडामेंटल बताने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी बता देते हैं. क्या था? मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, amount of substance,
मोल इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और लुमिनस इंटेंसिटी क्या हो गई, कैंडला। याद करिए, हम कुछ पढ़ा नहीं रहे, आपको डिवीजन करा रहे हैं। लुमिनस इंटेंसिटी क्या थी, कैंडला। ये सब चीजें तो आप 11 में पढ़ चुके हैं, हम उल्टा छोटी क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन दो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या थी, दो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या थी, ये भी देख लीजिए। पहली थी पहला था प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट क्या थी, रेडियन। आपने पढ़ा था, एक आर्क ले लीजिए और उस आर्क का लेंथ अगर रेडियस के बराबर होगा तो जो एंगल सबटेंड होगी कितना होगी, दिस सेड टू बी द वन रेडियन। इसको आप जानते हैं 360 डिग्री कितना था, 2 पाई रेडियन। तो 1 रेडियन कितना होगा, इसको आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 360 बाई 2 पाई होगा कि नहीं होगा। ये चीजें आप पढ़ेंगे, इसमें हम कोई नई चीज आपको नहीं बताने जा रहे हैं। नई चीज जो आएगी वो आएगा आपका सॉलिड एंगल। दूसरा क्या है, सेकेंड इज द सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, सॉलिड एंगल। ये आपके लिए नया होगा, इसका हम यूज आगे करेंगे। कई आपको डेरिवेशंस बताएंगे, उसमें इसका यूज होगा। क्या हमने कहा, सॉलिड। इसकी यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, इसको आप, ये ओमेगा है, ये भी ओमेगा, इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, स्टेरेडियन से। स्टेरेडियन का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, एक स्फीयर ले लीजिए, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और उस सॉलिड स्फीयर पे कोई भी एक सरफेस ले लीजिए, कहां पे, एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, और सभी पॉइंट को इस स्फीयर के सेंटर से जोड़ दीजिए। सभी पॉइंट इसमें कहां जोड़ दीजिए, स्फीयर के सेंटर से। ये जो 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, कोन वाला आइसक्रीम आप लोग खाते हैं ना, वो होता है। तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज सेड टू बी द सॉलिड एंगल डी ओमेगा। ये मान लीजिए आर हुआ, और ये छोटा एरिया डी ए हुआ। जो सॉलिड एंगल डी ओमेगा होता है वो होता है डी ए बाई। अगर आप टोटल सॉलिड एंगल निकालें, इसको इंटीग्रेट कर दें, डी ओमेगा टी ए बाई आर स्क्वायर, और डी ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा, ये क्या होगा, डी ओमेगा कैन बी रिटन एज ओमेगा, और ये 1 बाई आर स्क्वायर बाहर हो गया, और डी ए का क्या होगा, ए। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इट इज द 4 पाई
सॉलिड एंगल कितना हो गया 4 पाई स्टेरेडियन। ये कोई जरूरी नहीं है कि एरिया वेक्टर और सॉलिड जो एरिया वेक्टर है और आर एक ही डायरेक्शन में, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे हमने ये लिया आर हमारा इधर चला गया, लेकिन एरिया क्या होगा नॉर्मल टू द सरफेस, एंगल यहाँ थीटा है, तो डीए का कंपोनेंट इधर क्या होगा इट इज द डीए कॉस थीटा। आप क्या लिखेंगे सॉलिड एंगल डी ओमेगा कैन बी रिटन एज डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर थीटा लाइन 0 डिग्री हो जाए, थीटा क्या 0 डिग्री है तो कॉस 0 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा डीए बाई आर स्क्वायर। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि एरिया वेक्टर और आर दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो, ऐसा ही कोई जरूरी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी मेन चीज हो गई एक सॉलिड एंगल, जिसका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम इसका हम यूज करेंगे आगे, लगातार इस चीज का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, अब जरा ये जो मेन टॉपिक उस पे आई, हमने क्या पढ़ा फ्लक्स। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले सुन लीजिए फ्लक्स। फ्लक्स का फ्लक्स क्या बताता है द नंबर ऑफ वेक्टर फील्ड पासिंग थ्रू एनी हाइपोथेटिकल एरिया प्लेस इन दैट फील्ड। अरे हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी एरिया, कोई वेक्टर फील्ड पास करा, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और वो किसी इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल एरिया से जो पास हो रहा है उसको क्या बोलते हैं फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आप ये देखिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये जा रहे हैं, हमारे पास कोई एक एरिया है जिसको इसके फील्ड में रख दिया गया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया का भी डायरेक्शन है, ये मान लीजिए छोटा सा मैं ले लिया, इसको लिख दिया डी। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ ई। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वेक्टर क्वांटिटी, हमने क्या कहा नंबर ऑफ वेक्टर फील्ड पासिंग थ्रू एनी हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एरिया प्लेस इन दैट फील्ड, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरह मान लीजिए देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी फील्ड है इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड हाइपोथेटिकल एरिया इज प्लेस इन दिस फील्ड, ये बी है, हमने एक छोटा सा कोई एरिया ले लिया डी ए, इसका भी डायरेक्शन ये हो गया आउटर नॉर्मल, तो फ्लक्स क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट। ठीक, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे खाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हम आगे पढ़ेंगे, उसको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है।
एरिया दो तरह की होती है। अगर आप एरिया की बात करें तो हम इसमें दो तरह की एरिया होती है। एक होती है ओपन एरिया, दूसरी होगी क्लोज्ड एरिया। कौन सी एरिया? क्लोज्ड एरिया। समझ रहे हैं? और हमने कहा सेकेंड वन इज द क्लोज्ड एरिया। ओपन क्या है? एक सर्किल ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है, इसका रेडियस r है, एक स्क्वायर ले लीजिए, साइड ए है। ये कौन सा एरिया है? ओपन एरिया। और जब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाई देता क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी। क्या लिखेंगे? ओपन एरिया में। लेकिन अगर क्लोज्ड एरिया में, जैसे एक आप स्फेयर ले लें या बलून ले लें, क्या ले लें? स्फेयर ले लें या बलून ले लें, ये कौन सा है? ये क्लोज्ड एरिया है। या एक क्यूब ले लें, तो कैसे एरिया है? ये क्या है? क्लोज सरफेस। ये क्या? ओपन सरफेस है। तो जो क्लोज सरफेस होगा उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी तरह लिखा जाएगा। लेकिन जो ये ओपन इंटीग्रल, इसमें क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे फाई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट। क्या लिखा हमने? इंटीग्रेशन के बीच में सर्किल बना दिया तो क्या बताएगा? ये बताता है इंटीग्रल क्या क्लोज सरफेस के लिए है। लेकिन अगर सर्किल नहीं बना, मतलब दिस फ्लक्स इज फॉर ओपन सरफेस, या एक और ध्यान दीजिए, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी whereas E and D ये क्या है? दे आर वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? दे आर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चीजें आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोगों ने शुरुआत किया है। जब प्रॉब्लम आपको होता है इससे रिलेटेड, जैसे आप ये बता दीजिए, मान लीजिए हमने अब आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक lines of forces passing through hypothetical area placed in that field। क्या हमने कहा? in that field। ये बताइए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, क्या होता है? जैसे इसके बारे में आपको कुछ बताइए तो, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस?
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? सिंपल तरीका है, इसको आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। होता क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? आपने इसको पढ़ा है या इसको, क्योंकि हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, तो आदमी कहेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस, इसके बारे में लिख लीजिए, थोड़ा आपको जानना चाहिए। क्या जान लिख देते हैं हम, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक लाइंस, क्योंकि हमको यहाँ हर जगह क्या चाहिए, जहां भी फ्लक्स निकालना हो हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कंटिन्यूअस imaginary continuous imaginary in an electric field along which an isolated charge moves। क्या हमने कहा, आइसोलेटेड चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का कैसे निकालते हैं बताइए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड can be determined by drawing tangent at that point। हमने क्या कहा भाई, एक ही बताइए, इलेक्ट्रिक लाइंस को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर प्योर हाइपोथेटिकल इमेजरी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखा जाएगा, आइदर इट विल बी रिपेल्ड और इट विल बी अट्रैक्टेड, उसको हम फील करते हैं। सो दैट इज व्हाई हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आर रियल बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर हाइपोथेटिकल। जैसे हमने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस इसलिए होता है, अगर हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ये भी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जैसे ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन मूव जा रही है, यही है, तो हमने क्या कहा, इट इज हाइपोथेटिकल। ये क्या इमेजिनरी, पूरी तरह क्या है, हम क्या पढ़े थे, आप पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि जब हम फ्लक्स पढ़ेंगे तो फ्लक्स किसके कारण पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कारण पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इट इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो पहली प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइंस originates from positive charge and terminates
एड नेगेटिव चार्ज। क्या कहा? इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे सिंपल एग्जांपल, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। एरो क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन्स का डायरेक्शन। क्या हमने कहा? इलेक्ट्रिक लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। एक प्रॉपर्टी ये होगी। दूसरी चीज हमने भी आपको लिखा था, दूसरा क्या लिखा था? द टेंजेंट ड्रॉन at any point the tangent drawn at any point gives the direction of, किसका डायरेक्शन बताता है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताता है? ठीक। तीसरा अब कई पॉइंट है, तीसरा क्या है ये बताइए। आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने क्या पढ़ा है? टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती बताइए? कि अगर दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वेलोसिटी, और किसी भी पार्टिकल की एक समय में एक ही वेलोसिटी हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। वही केस यहाँ पे लागू होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। लिख लीजिए। क्या हमने कहा? थर्ड, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर, हमको लग रहा है सबको दिखाई दे रहा होगा, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करेंगे कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल नहीं है। चौथा, इलेक्ट्रिक लाइंस of forces do not pass through conductor. Do not pass through conductor means किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductor is zero। प्रॉपर्टी तो बहुत होती है लेकिन सब नहीं लिखाएंगे। चार हो गया, एक और लिख लो।
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर हाइपोथेटिकल, क्योंकि ये हमारा प्योर एजम्पशन, हमने उसको देखा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। क्या हमने कहा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर imaginary whereas electric field is what? Is real. इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल होते हैं, जैसा आपको हमने बताया। तो अब चूंकि हमको इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत यूज लगा, फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए हमने एक बार इसको आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में आपको बता दें। अब आइए, जो मेरा मेन टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज द मेन टॉपिक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हमने क्या कहा आपसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइन, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? आपने भी लिखा, फॉर ओपन सरफेस। अभी भी आपको बताया हमने क्या, फाई क्या है? ई डॉट डी, ठीक। फॉर क्लोज्ड सरफेस, ये भी ध्यान दीजिए, फॉर क्लोज्ड सरफेस तो क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज ओपन सरफेस। एक चीज होता है, ई डॉट डी ए क्या होता है? इसका मतलब हुआ ई डी ए कॉस थीटा, इसका भी यही मतलब हुआ। ई डी ए कॉस थीटा हुआ नहीं हुआ? मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, सेंटर में क्यू चार्ज मान लीजिए, और एक ये स्फीयर है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो हरदम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेस आउटवर्ड नॉर्मल होगा, हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। अब हमने एक छोटा सा इस पे एरिया ले लिया, एरिया वेक्टर इधर हो गया डी। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई डी कॉस जीरो ई इंटू डी। ठीक, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हरदम सेमी डायरेक्शन हो। मान लो हमारे पास एक चार्ज क्यू है और ये इलेक्ट्रिक लाइन में आउट नॉर्मल अवे जाएगा, और एरिया वेक्टर क्या होगा? ये होगा, ये
ये थीटा एंगल बनाएगा। एरिया कंपोनेंट डिफरेंट डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी डीए cos थीटा। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, फाई इक्वल्स टू ई डीए cos थीटा। वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन देन थीटा विल बी। अच्छा ये बताइए, जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो व्हाइट बोर्ड के नॉर्मल है, क्या है, परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जल्दी बताइए आप, सोचिएगा। हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू माय व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड का एरिया मान लो डी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नॉर्मल तो cos 90 जीरो होगा नहीं, याद रखिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के नॉर्मल है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। सो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। सो फ्लक्स जीरो नहीं होगा, फ्लक्स क्या होगा, ई टी ए cos। हमने जैसे परपेंडिकुलर बोला, आपको लगा कि परपेंडिकुलर प्लेन क्या है, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन का आउट परपेंडिकुलर होता है। इसलिए इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ये गलतियां जल्दी होती है। जैसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ एनी सब्सटेंस, then immediately you come to the conclusion that angle between area vector and electric field is 90 degree. But it is not true. The direction of area vector is always perpendicular or normal to the surface, and electric field is also normal to that. So both are in the same direction and angle between them will be 0. इस चीज का ध्यान रखिए। एक सिंपल क्वेश्चन है, जरा बताइएगा, आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिए। हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है, एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक। हमने क्या क्या कहा, ए पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल Q is placed at one corner of a square. Find electric flux through that square. हमने क्या कहा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आपके पास स्क्वायर है, साइड मान लीजिए ए लीजिए, 1 मीटर लीजिए, जो भी आपका मान लो साइड ए लीजिए। हमने क्या कहा, उस स्क्वायर का साइड क्या है, the side of square is A. This is the square, and here at one corner, what is happening, at one corner of this square a charge is placed. अब अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इस चार्ज, ये जो चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, आप जानिए ना, साइड अगर ए है, एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया ए का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो आप क्या लिखेंगे, आप सिंपल लिखेंगे, फ्लक्स क्या हो गया, फाई हो गया,
ई कॉस थीटा। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो कहाँ है? इट इज इन द प्लेन ऑफ दिस स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है और एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है उस प्लेन के, तो थीटा यहाँ कितना हो गया? थीटा 90 डिग्री हो गया। याद रखिएगा, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए फ्लक्स क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। क्या हमने कहा? इसके कारण जो चार्ज इधर भी जाए, इलेक्ट्रिकल चारों तरफ जाएंगी, लेकिन इस प्लेन जो स्क्वायर है इसके थ्रू तो इस प्लेन में ही पास करेंगे। लाइन्स ऐसा थोड़ी कि यहाँ से परपेंडिकुलर जाने लगेंगे। चार्ज तो यहाँ रखा है, इसलिए चारों तरफ इसके कारण जाएंगे, ऐसा नहीं कि, लेकिन जो प्लेन है जो आपका स्क्वायर इसको तो प्लेन ही पास करेंगी। सो एंगल विल बी व्हाट? द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एलिवेशन है। समझ आ रहा है? ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब आइए जरा यूनिट एंड डायमेंशन देख लीजिए। इसका क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। आपने क्या लिखा? फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या? न्यूटन पर कूलम। एरिया यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट क्या हो गया बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर आप डायमेंशन की बात करें तो न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। किसकी है? फोर्स की। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो आपने लिखा क्या डायमेंशन में? ml/(10⁻²) फोर्स का। मीटर तो लेंथ हो गया, लेंथ का स्क्वायर। और कूलम क्या है? तो डिराइव यूनिट है। इसका ऐसा यूनिट आप कैसे लिख सकते हैं फंडामेंटल में? एम्पियर इनटू सेकेंड या टाइम। क्या हो गया? इट कैन बी रिटन एज ml³ t का पावर -3 और a का पावर -3। ये क्या हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपका यूनिट है डायमेंशन। एक और टर्म अभी बार बार पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसमें कंफ्यूजन होता है। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये कुछ नहीं, सिंपल है। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या? E इंटू ए डिवाइडेड बाई ए से कैंसिल हो गया, क्या हो गया? इट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बराबर है? इट इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में जानकारी हो गई। सॉलिड एंगल क्या होता है उसके बारे में जानकारी हो गई। एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बारे में जानकारी हो गई। और हम अब आगे आप लोग से मिलेंगे तो कुछ इस पे आपको जेईई मेंस और नीट के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। सो ऑल द बेस्ट।